Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पीटी 365 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशेंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट पीटी 365 Municipal Corporations in India. The report titled Own Sources of Revenue Generation in Municipal Corporations, Opportunities and Challenges was released by RBI. किसने रिलीज़ की रिपोर्ट? RBI ने। अब म्यूनसिपल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया देख लेते हैं। Indian cities cover 33% of the land area and contribute more than 60% to the country's GDP. Land area 3% है लेकिन GDP में contribution 60% है। 74th Constitutional Amendment Act आया था 1992 का, जिसने फॉर्मलाइज किया था लोकल गवर्नेंस इन इंडिया, प्रोवाइडिंग देम अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। अब हिस्ट्री देखते हैं लोकल सेल्फ गवर्नेंस की। सबसे पहले एंशियंट इंडिया। तो एंशियंट इंडिया में ऋग्वेदा है जिसमें सभा, समिति और विधाता की बात की गई है एज लोकल सेल्फ यूनिट्स। फिर ओल्ड संस्कृत स्क्रिप्चर्स है जिसमें मेंशन किया गया है पंचायतन, अ ग्रुप ऑफ 5 इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग स्पिरिचुअल लीडर। फिर मेडिवल इंडिया की बात करें तो मुगल पीरियड में विलेज पंचायत फंक्शन एज असेंबलीज ऑफ एल्डर्स विद हेरिडिटरी राइट्स, जिनको मुकद्दम या मंडल बोलते हैं। फिर चोला पीरियड की टाइम उत्तिरा मेरूर इंस्क्रिप्शन है जिसमें विलेज सेल्फ गवर्नेंस की बात की गई थी किंग परांतका के अंदर। फिर ब्रिटिश इंडिया की बात की जाए तो 1687 में फर्स्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बना था मद्रास में टू लेवी टैक्सेस। फिर 1870 में लॉर्ड मेयो का रेजोल्यूशन आया था फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। फिर 1882 में लॉर्ड रिपन का रेजोल्यूशन आया था जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। अब फंक्शंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट की बात की जाए तो 74th अमेंडमेंट रेड विद 12th शेड्यूल outlines 18 functions that state governments can delegate to municipalities including urban planning, land use regulation और construction। फिर रेवेन्यू और फिजिकल पावर्स की बात करते हैं तो आर्टिकल 243X है और आर्टिकल 243Y है। तो 243X में टैक्सेस, ड्यूटी और फी लेवी कर सकते हैं और 243Y में स्टेट फाइनेंस कमीशन बनेगी। ठीक है। फिर रेवेन्यू सोर्सेज ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़। तो अर्बन लोकल बॉडीज़ के ओन सोर्सेज में क्या क्या है? टैक्स रेवेन्यू जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर बेनिफिट टैक्स। नॉन टैक्स रेवेन्यू में है यूज़र चार्जेस, डेवलपमेंटल चार्जेस। अदर रिसीट्स में है लीज, रेंट, सेल ऑफ रबिश, ये सब है। असाइंड और शेयर्ड रेवेन्यू में है एंटरटेनमेंट टैक्स सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी एक्सेप्ट व्हेन लेवीड बाय लोकल बॉडीज, प्रोफेशनल टैक्स। फिर ग्रांट्स इन एड की बात की जाए तो सेंट्रल एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन डिवोल्यूशन, ग्रांट्स अंडर प्रोग्राम्स लाइक स्वच्छ भारत मिशन, अमृत। और बोरोइंग्स की बात की जाए तो लोन्स फ्रॉम स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, बैंक एक्सेट्रा। फिर जो बॉक्स में लिखा हुआ है वो देखते हैं। विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन लॉन्च्ड विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव ऑन गुड गवर्नेंस डे। कब लॉन्च किया? गुड गवर्नेंस डे में 25 दिसंबर को, टू कमेमोरेट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री अटल बिहारी वाजपेयी। एम क्या है? टू एनहांस कैपेसिटी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ पीआरआईज बाय इक्विपिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड ऑफिशियल्स विद टूल्स एंड नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस एंड पार्टिसिपेटरी प्लानिंग। इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रशासन गांव की ओर कैंपेन। ठीक है। प्रोग्राम प्रमोट्स डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस एंड ग्रास रूट लेवल डिसीजन मेकिंग। आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाला पॉइंट। अब अपन इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। 2016 में क्वेश्चन नंबर 37 आया है। 2016 में क्वेश्चन नंबर 37, एक सेकेंड ना, ये काफ़ी नीचे है। 2016 में क्वेश्चन नंबर 37 ये है, देखो क्वेश्चन नंबर 37 ये देखो, ये है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी पर्सन टू बी अ मेंबर ऑफ पंचायत इज 25 ईयर्स। तो नहीं है, 21 ईयर्स है। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया, करेक्ट पूछा है तो बोथ 1 and 2 भी गलत हो गया। अब पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर द प्री मैच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यूज ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड। तो ये सही बात है, यदि प्री मैच्योर डिसोल्यूशन हो जाता है तो सिर्फ रिमाइंडर पीरियड के लिए होती है। ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। फिर 2015 में 42 और 43 क्वेश्चन है। 2015 में क्वेश्चन नंबर 42 और 43
तो देखो आ जाते हैं 42 पे। 42 है द प्रोविजंस इन द 5th and 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू। तो 5th और 6th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? तो फर्स्ट है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब, बी है डिटरमाइन द बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट्स, सी है डिटरमाइन द पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत्स, एंड डी है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल बॉर्डर स्टेट्स। तो वो एसटीज़ के लिए है, प्रिवेंट मतलब उसमें वो था ना कि वो वाले स्टेट्स से 10 स्टेट है उसमें पैसा एक जहाँ पे अप्लाई होता है। फिर 43 की बात करते हैं द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज टू एंश्योर अमंग द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो करेक्ट पूछा है, तो पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट है, फिर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन भी है, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी है और फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन भी है। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन तो हो गई, थर्ड तो है, और पीपल्स पार्टिसिपेशन भी है। तो 2 और 4 ना उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब मेन ऑब्जेक्टिव था 1 and 3 और यूपीएससी ने यही माना। चलो तो द नेक्स्ट टॉपिक इज टेलीकम्युनिकेशंस प्रोसीजर्स एंड सेफगार्ड्स फॉर लॉफुल इंटरसेप्शन ऑफ मैसेजेस रूल्स 2024। तो सेंटर ने नोटिफाई किया है टेलीकम्युनिकेशन रूल 2024 अंडर द टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023। रूल्स को रिप्लेस किया है कौन से? इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के रूल्स को। अब इसमें रूल्स क्या क्या है? पावर टू इशू ऑर्डर, कंपिटेंट अथॉरिटी को यह कौन है? यूनियन होम सेक्रेटरी और द होम सेक्रेटरी एट द स्टेट लेवल और एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी विद प्रॉपर ऑथराइजेशन। ऑथोराइज्ड एजेंसी क्या है? एनी अदर एजेंसी एज ऑथोराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और रिमोट एरिया और ऑपरेशनल नीड्स के लिए क्या है? ऑर्डर्स कुड बी इशूड बाय हेड और सेकेंड सीनियर मोस्ट ऑफिसर इन द ऑथोराइज्ड कैटेगरी। इंटरसेप्शन ड्यूरेशन क्या है? ऑर्डर्स आर वैलिड फॉर 60 days एंड एक्सटेंडेबल अप टू 180 days। Obligations relating to interception क्या है? Authorized agencies must appoint 2 nodal officers to communicate interception order to the DOT nodal officer or the telecoms entities nodal officer। Safeguard mechanism क्या क्या है? इसमें रिव्यू कमिटी है और डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स है कि एवरी 6 month में वो रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है नेट न्यूट्रलिटी। तो रिसेंटली यूएस अपील कोर्ट रूल्ड दैट फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन दैट इज FCC did not have legal authority to reinstate landmark net neutrality rules। अब net neutrality क्या है? It is identified as the principle that internet service providers should treat all data on internet equally without discriminating based on user, content, platform और application। तो क्या बोल रहा है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को हर डाटा को एक जैसे ट्रीट करना चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इट प्रोहिबिट्स ब्लॉकिंग, थ्रॉटलिंग एंड पेड प्रायोरिटाइजेशन and ensures that users have unrestricted access to information and services without interference or bias। Term net neutrality was coined by किसने coin किया था 2003 में? टिम वू ने, who warned that broadband ISPs could become gatekeepers of internet access and block or charge for access to certain content। EU regulation on open internet access gives users right to access and distribute lawful content and services of their choosing via their internet service provider। Countries like Brazil and Chile have also enacted laws or regulations to ensure net neutrality। अब टेलीकॉम एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो ये एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है टेलीकॉम सेक्टर में विच मेनली रेगुलेट्स टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स और ISPs एंड देयर लाइसेंसिंग कंडीशन। तो लाइसेंसिंग कंडीशंस को भी रेगुलेट करता है। अब नेट न्यूट्रलिटी फ्रेमवर्क इन इंडिया देखते हैं। तो 2015 में AK भार्गव कमेटी बनी थी नेट न्यूट्रलिटी पे, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बनाई थी। इट रिकमेंडेड दैट पेड प्रायोरिटाइजेशन ऑफ कंटेंट वुड नॉट बी अलाउड, कि मतलब आप पे करके प्रायोरिटाइज कराओ अपने कंटेंट को, वो अलाउड नहीं रहेगा। फिर 2016 में ट्राई ने इशू किया प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ्स फॉर डाटा सर्विस रेगुलेशंस 2016। इट डिसअलाउज सर्विस प्रोवाइडर्स टू ऑफर और चार्ज डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ्स फॉर डाटा सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट बीइंग असेस्ड बाय अ कंज्यूमर। फिर 2018 की बात करें तो टेलीकॉम कमीशन अप्रूव्ड नेट न्यूट्रलिटी रूल्स विच बार सर्विस प्रोवाइडर्स फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट इंटरनेट कंटेंट and services by blocking, throttling or granting them higher speed access। However, it allows certain exemptions from non-discrimination rules for content delivery network। Department of Telecommunication ने net neutrality को a part of unified license बनाया है which all telecos and ISPs must comply with। is भारतीय वायुयान विधेयक 2024। Recently, President granted assent to भारतीय वायुयान विधेयक 2024 aimed at replacing Aircraft Act 1934 and modernize India's aviation sector, enhance safety measures and align with global standards। अब की फीचर्स क्या है भारतीय वायुयान विधेयक के? सबसे पहले रेगुलेटरी स्ट्रक्चर में देखेंगे तो जो एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 से उसमें हमने क्या क्या प्रोविजन उससे हमने रिटेन किए हैं। तो एक्ट सेट्स अप 3 अथॉरिटी, तो 3 अथॉरिटी उससे बनी थी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन जिसको DGCA बोलते हैं, फिर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइजेज ओवरऑल सुपरिंटेंडेंस ओवर दीज बॉडीज़। ठीक है। फिर चेंजेस इन भारतीय वायुयान विधेयक।
जो 2024 है उससे क्या चेंज लाए हैं। तो पावर टू इशू रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट एंड लाइसेंस ट्रांसफर्ड फ्रॉम, तो पहले ये लाइसेंस है वो ट्रांसफ़र करता इशू करता था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, अभी DGCA इशू करेगा। इट सिंप्लीफाइज लाइसेंसिंग प्रोसेस बाय कंसोलिडेशन अंडर वन अथॉरिटी दैट इज DGCA, तो पूरा लाइसेंस DGCA देखेगा। फिर रेगुलेशन ऑफ एयरक्राफ्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़, तो एक्ट रेगुलेट्स एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट्स इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग, यूज़, ऑपरेशन एंड ट्रेड। और इसमें जो नया आया है, इट एड्स पावर टू रेगुलेट द डिज़ाइन ऑफ एयरक्राफ्ट्स। फिर पावर टू मेक रूल्स में देखेंगे, एक्ट एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स ऑन मैटर्स इंक्लूडिंग फर्स्ट रेगुलेशन ऑफ स्पेसिफाइड एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट्स एंड मैटर्स ऑन लाइसेंसिंग, सर्टिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन। सेकेंड रेगुलेशन ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। तीसरा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन 1944। और अभी नए में क्या हुआ है, इट एड्स दैट सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स ऑन रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर सर्टिफिकेट एंड लाइसेंसेस अंडर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन कन्वेंशन। अब ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज़ की बात करें तो पुराने वाले में क्या है, ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years, अ फाइन अप टू 1 crore और बोथ। अभी नए वाले में क्या आया है, डिस्क्रिशनरी हो गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, हैज़ द डिस्क्रिशन टू स्पेसिफाई सिविल और क्रिमिनल पेनाल्टीज फॉर वायलेशन ऑफ सर्टेन रूल्स, एग्जाम्पल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ एक्सेट्रा। ठीक है। और जो पहले पेनाल्टी लगती थी 2 साल की या तो फिर 1 crore से ज़्यादा की, वो किस में लग सकती थी, वायलेशन ऑफ रूल्स ऑन कैरिएज ऑफ सर्टेन प्रोहिबिटेड गुड्स, फ्लाइंग एयरक्राफ्ट इन अ मैनर टू कॉज डेंजर टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी, और फेलियर टू कंप्लाई विद डायरेक्शंस ऑफ DGCAS एंड BCAS। अब एडजुडिकेशन कौन करता था इन पेनाल्टीज़ का, तो एडजुडिकेशन ऑफ पेनाल्टीज सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी और अबव। और फर्स्ट अपील जाती थी अपीलिएट ऑफिसर के पास, हु मस्ट बी अ हायर रैंक देन द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। अभी सेकंड अपील की भी बात की है, जो एडिशन हुआ है, सेकंड अपीलेट ऑफिसर मस्ट बी एन ऑफिसर ऑफ अ रैंक हायर देन फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर। ठीक है। अब हम ओवरऑल एविएशन गवर्नेंस के बारे में पढ़ लेते हैं इंडिया में। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन देखती है इस चीज़ को। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू सिविल एविएशन ऑपरेशंस इन द कंट्री और रिलेटेड टू इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑपरेशंस फ्रॉम अदर कंट्री। अब ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर, तो पहला DGCA तो हमने पढ़ाई, जो सिविल सेफ्टी इशूज़ को देखता है। फिर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है, जो रिस्पॉन्सिबल है लेइंग डाउन स्टैंडर्ड्स एंड मेजर्स फॉर सिक्योरिटी ऑफ सिविल फ्लाइट्स एट इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स। फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो प्रमोट करता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फैसिलिटीज़ एट एयरपोर्ट्स इन द कंट्री कन्फर्मिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। फिर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स जो होते हैं उसको देखता है। फिर एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये रिस्पॉन्सिबल है टैरिफ के लिए फॉर एरोनॉटिकल सर्विसेज, डिटरमाइन अदर एयरपोर्ट चार्जेस एंड मॉनिटर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। फिर इसमें है कि लेजिस्लेशंस कौन कौन से है, तो एयरक्राफ्ट एक्ट है 1934 का, और एयरक्राफ्ट रूल्स है उसी के अकॉर्डिंग जो बने थे 1937 में। ये रेगुलेट करते हैं वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू सिविल एविएशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ एयरपोर्ट्स। सेकेंड है एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, 2008 में जो बना था, सेटअप किया इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू रेगुलेट टैरिफ्स फॉर एरोनॉटिकल सर्विसेज डिलीवर्ड एट एयरपोर्ट्स एंड मॉनिटर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स ऑफ एयरपोर्ट्स। फिर FDI पॉलिसी आई, जिसमें 100% FDI परमिट किया गया शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए और डोमेस्टिक शेड्यूल्ड पैसेंजर एयरलाइन के लिए। ऑटोमेटिक में अप टू 49% है और गवर्नमेंट रूट से बियॉन्ड 49% है। हाउएवर फॉर NRIs 100% FDI इज़ परमिटेड अंडर ऑटोमेटिक रूट, और NRI के लिए 100% ऑटोमेटिक रूट में अप्रूव्ड है। 100% FDI इन ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स। अब की इनिशिएटिव्स क्या है इंडिया के एविएशन सेक्टर के लिए, पॉलिसीज़। नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 में जो बनी थी, एम्ड एट रीजनल एयर कनेक्टिविटी, अफोर्डेबल एंड कन्वीनियंट, स्टैब्लिश एन इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम प्रमोटिंग ग्रोथ ऑफ सिविल एविएशन सेक्टर एंड टूरिज्म। फिर विजन आया 2040 का, जिसमें सिविल एविएशन इंडस्ट्री की बात करी गई, उसमें स्ट्रैटेजिक रोड मैप बना जो इन्वेस्ट इंडिया ने बनाया था लॉन्ग टर्म गोल्स और स्ट्रैटेजीज़ के साथ। फिर स्कीम्स और इनिशिएटिव्स की बात करें तो मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशंस डिवीजन है, जो यूनियन बजट 2024-25 में आया। फिर प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट्स की बात की जाए तो 25 एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है इन PPP मॉडल अंडर द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। ठीक है, जिसमें ब्राउन फील्ड जो जो डी रिस्क्ड एसेट्स है ना, उनकी बात की थी। फिर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस में NABH निर्माण है, एयरपोर्ट कैपेसिटी ऑगमेंटेशन के लिए, डिजी यात्रा है पेपरलेस ट्रेवल के लिए, एयर सेवा है ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए, और गगन है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम, जो AAI और इसरो ने साथ में डेवलप किया है फॉर एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट।
इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करते हैं तो दिल्ली डिक्लेरेशन है ऑन सिविल एविएशन, adopted at second Asia Pacific Ministerial Conference on Civil Aviation. It sets a framework for enhancing regional cooperation in civil aviation. ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा सिविल एविएशन वाला पार्ट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं ई दाखिल पोर्टल। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स अनाउंसेस द नेशन वाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई दाखिल पोर्टल। ई दाखिल पोर्टल सबसे पहले किसने लॉन्च किया था? नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने 2020 में। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो सिंप्लीफाई करता है कंज्यूमर के ग्रीवेंस प्रोसेस को। पोर्टल हैज़ बीन अ की टूल इन प्रमोटिंग कंज्यूमर राइट्स एंड डिलीवरिंग टाइमली जस्टिस। नेक्स्ट टॉपिक है अमृत ज्ञान कोश पोर्टल। तो ये IGOT प्लेटफॉर्म से लिंक्ड है और जॉइंटली डेवलप किया गया है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन और कर्मयोगी भारत के द्वारा। इस पोर्टल में क्या है? इट एम्पावर्स द एजुकेटर्स एंड एनहांस द क्वालिटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग अक्रॉस इंडिया। दिस कॉम्प्रिहेंसिव रिपोजिटरी क्यूरेट्स बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस दी गई हैं अक्रॉस इंडिया, अलाइनिंग विद 15 ऑफ द 17 SDGs। इसमें क्या होती है? डाइवर्स पॉलिसी थीम्स पे चीज़ें हैं जैसे हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और डिजिटल गवर्नेंस। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। फिर एडलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर। रिसेंटली एनुअल एडलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर वॉज रिलीज बिफोर द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग। तो ये बैरोमीटर रिलीज हुआ था WEF की मीटिंग के पहले। ये सर्वे है 28 कंट्रीज़ का दैट स्टडीज़ इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रस्ट अक्रॉस सोसाइटी की, कितना ट्रस्ट है सोसाइटी में, गवर्नमेंट, मीडिया, बिजनेस और NGO के थ्रू। की फाइंडिंग्स क्या है? इंडिया 3 पोजीशन नीचे हो गई है आफ्टर चाइना एंड इंडोनेशिया इन टर्म्स ऑफ पीपल ट्रस्ट इन गवर्नेंस, बिजनेस एंड मीडिया। विद इन हाई इनकम ग्रुप इंडिया वॉज रैंक्ड 4th। अब ये और रैंकिंग हमारे बेसिकली काम की नहीं है, बस ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है रैंकिंग ये देख लेना, ट्रस्ट से रिलेटेड। तो ट्रस्ट तो नाम में ही दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट है एंटिटी लॉकर। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ डेवलप्ड एंटिटी लॉकर। तो क्या डेवलप किया है? एंटिटी लॉकर डेवलप किया है। ये एक सिक्योर क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन है दैट सिंप्लीफाइज स्टोरेज, शेयरिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, कॉरपोरेशंस, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये क्रिटिकल कंपोनेंट है इंडिया के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। एंटिटी लॉकर क्या क्या ऑफर करता है? रियल टाइम एक्सेस एंड वेरिफिकेशन, कंसेंट बेस्ड मैकेनिज्म्स, आधार ऑथेंटिकेटेड रोल बेस्ड एक्सेस मैनेजमेंट और 10 GB ऑफ एनक्रिप्टेड क्लाउड स्टोरेज एंड लीगली वैलिड डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरस्टेट काउंसिल। तो इंटरस्टेट काउंसिल अभी रिकन्स्टिट्यूट की गई है। ये एक फोरम है जो सेंटर और स्टेट कोऑर्डिनेट करते हैं, जिसमें कोऑपरेट करते हैं एक साथ मिलके। आर्टिकल 263 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बना था एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से 1990 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमेटी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल 263 सरकारिया कमेटी। इसमें कौन कौन है? चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर, इसमें मेंबर रहते हैं CM ऑफ ऑल स्टेट्स। जिस लेजिस्लेटिव असेंबली में CM है, मतलब जिस UT में लेजिस्लेटिव असेंबली है CM है वहाँ के CM, और बाकी जगह के एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ UTs और 6 मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक जो प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे। ठीक है। अब सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, इसकी जो कमेटी है वो एक बार पूछी जा चुकी है 2019 में, और मैंने ये क्वेश्चन बता चुका है आपको। ठीक है। तो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में क्या है? रिसेंटली सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस नोटिफाइड अंडर पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023, दैट इज द पोस्ट ऑफिस रूल्स 2024 एंड द पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में है, इट इज़ द लेजिस्लेशन मेड बाय एन अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द लेजिस्लेचर। मतलब लेजिस्लेचर के जो सबऑर्डिनेट है वो अथॉरिटी यदि लेजिस्लेशन बनाती है तो उसको सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बोलते हैं। Such legislation is to be made within the framework of powers so delegated by the legislature and is therefore known as delegated or subordinate legislation. कमेटी थी जो कमेटी जो पूछी गई क्वेश्चन में वो 15 मेंबर की है, बोथ हाउसेज में है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आते हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज इन द स्टेट। सुप्रीम कोर्ट स्टेट हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट डायरेक्शन which declared power to appoint chief parliamentary secretaries and parliamentary secretaries in the state as unconstitutional. तो सुप्रीम कोर्ट ने ना हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के ऑर्डर को जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था जिसमें बोला था कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं कर सकते, उसको स्टे कर दिया है। अब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज़ की बात करते हैं स्टेट में, तो ये अपॉइंट करते हैं मिनिस्टर्स को, अपॉइंट होते हैं मिनिस्टर्स को असिस्ट करने के लिए विद पार्लियामेंट्री वर्क। They often hold the rank of Minister of Charge and have some entitlements that are assigned to government department. Various high courts have deemed appointment of parliamentary secretaries as unconstitutional. बहुत सारे हाई कोर्ट ने ऑलरेडी किया हुआ है। Issues in appointment क्या क्या होते हैं? Appointment of parliamentary secretaries goes against 91st Amendment of the Constitution, which introduced Article 164(1)(a. अब Article
Article 164(1)(a) limits total number of ministers including chief Article 164(1)(a) limits the total number of ministers including chief minister to 15% of state legislative assemblies members. तो 15% पे लिमिट कर देता है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, पंचायत से पार्लियामेंट 2.0। लोकसभा स्पीकर हैज़ इनॉग्रेटेड पंचायत से पार्लियामेंट 2.0। ये किसने ऑर्गेनाइज किया था? नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने एंड लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इसमें क्या है? एम्पावर इलेक्टेड विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब्स फ्रॉम पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस, मतलब जो PRIs में शेड्यूल्ड ट्राइब की विमेन हैं उनको, टू एनहांस देयर नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स एंड गवर्नेंस टू फॉस्टर इफेक्टिव लीडरशिप, ठीक है। फिर एडजॉर्नमेंट साइन डाई क्या है? विंटर सेशन जो 2024 का है पार्लियामेंट का, बोथ द हाउसेस का, वो एडजॉर्नमेंट साइन डाई कर दिया गया। क्यों किया गया? मतलब अब एडजॉर्नमेंट साइन डाई का मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग अ सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर एन इंडेफिनाइट पीरियड, मतलब पार्लियामेंट की सिटिंग को आपने टर्मिनेट कर दिया इंडेफिनाइट पीरियड तक, पता नहीं है कि कब वापस लगेगी। हियर द हाउस इज एडजॉर्न्ड विदाउट नेमिंग अ डे फॉर रीअसेंबली। पावर ऑफ एडजॉर्नमेंट साइन डाई लाइज विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। तो कौन करता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन ऑल्सो कॉल अ सिटिंग ऑफ द हाउस एनी टाइम आफ्टर द हाउस हैज़ बीन एडजॉर्न्ड साइन डाई। मतलब क्या बोल रहे हैं कि साइन डाई होने के बाद भी यदि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को लग रहा है कि सिटिंग बुलाना है तो वो बुला सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, प्रिविलेज मोशन। रिसेंटली अ प्रिविलेज मोशन वॉज मूव्ड इन द पार्लियामेंट बाय द अपोजिशन मेंबर्स। तो प्रिविलेज मोशन मूव किया गया था। ये एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है जो मेंबर्स देते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर को टू एड्रेस एन एलिज्ड ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस सम हो, मतलब क्या क्या चीज़ आती है उसमें, एक हर हाउस की हो सकती है और मेंबर्स की हो सकती है। दे आर नॉट कोडिफाइड, अभी कोडिफाई नहीं किया गया है, एंड आर डिराइव फ्रॉम वेरियस प्रोविजन सच एज आर्टिकल 105 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 और पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सप्लीमेंट्री ग्रांट। Recently, the centre sought Parliament's approval for net additional expenditure as a part of supplementary demand for grants. Supplementary demand for grant के लिए पैसे मांगे हैं। ये आर्टिकल 115 में it is raised when the money previously authorized by the Parliament for a particular service for that financial year is found to be insufficient. मतलब किसी सर्विस के लिए पहले पार्लियामेंट ने पैसा दिया था बट वो कम लग रहा है, उस केस में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स ली जाती है। और कौन कौन सी ग्रांट है? आर्टिकल 115 में एडिशनल ग्रांट है। उसमें क्या होता है? इट इज़ रिक्वेस्टेड इफ एडिशनल एक्सपेंडिचर इज नीडेड अपॉन सम न्यू सर्विस नॉट कंटेम्पलेटेड इन द बजट फॉर दैट ईयर। मतलब उस साल में इस सर्विस के लिए पैसा लिया ही नहीं गया था, कंटेम्पलेट नहीं किया गया था, तब एडिशनल ग्रांट लेते हैं। और एक्सेस ग्रांट कब लेते हैं? इट इज़ गिवन व्हेन द मनी हैज़ ऑलरेडी बीन स्पेंट इन द एक्सेस ऑफ द अमाउंट एलोकेटेड फॉर अ सर्विस इन द बजट फॉर दैट ईयर। मतलब ऑलरेडी पैसा इसमें खर्च हो चुका है, तब ये वाली ग्रांट लेते हैं। फिर आता है नेक्स्ट, प्राइवेट मेंबर्स बिल। 17th लोकसभा स्पेंट ओनली 9.08 आवर्स ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल। कितने घंटे? सिर्फ 9.08 आवर्स। अब प्राइवेट मेंबर बिल होता क्या है? एक लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है जो इनिशिएट करते हैं एक इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि मिनिस्टर नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि अपोजिशन वाला मेंबर करेगा, ऐसा मेंबर करेगा लोकसभा का जो मिनिस्टर नहीं है। अलॉटमेंट ऑफ टाइम, लास्ट 2.5 आवर्स ऑफ सिटिंग ऑन फ्राइडे इन लोकसभा इज अलॉटेड टू प्राइवेट मेंबर्स बिल। तो लास्ट 2.5 आवर्स फ्राइडे को सेकेंड हाफ में। इन राज्यसभा लास्ट 2.5 आवर्स ऑफ अ सिटिंग ऑन अल्टरनेट फ्राइडे। तो राज्यसभा में कब? अल्टरनेट फ्राइडे को। पीरियड ऑफ नोटिस इज 1 मंथ। बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए 1 मंथ पहले बताना पड़ता है। टिल डेट ओनली 14 प्राइवेट मेंबर्स बिल हैव बीन पास्ड एंड रिसीव्ड एसेट। नो प्राइवेट मेंबर बिल हैज़ बीन पास्ड इन पार्लियामेंट सिंस 1970। ये फैक्चुअल पॉइंट हो गया, ठीक है। अब आते हैं रूल 267 के ऊपर। राज्यसभा चेयरमैन एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स अबाउट फ्रीक्वेंट यूज ऑफ रूल 267। 267 क्या है? पार्ट ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस है। इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स और राज्यसभा अलाउज फॉर सस्पेंशन ऑफ रूल्स ऑन द डेज एजेंडा टू डिबेट एन अर्जेंट मैटर। तो क्या होता है? उस दिन के एजेंडा को सस्पेंड कर देते, कुछ अर्जेंट मैटर आ जाता है उस पर डिस्कशन करने के लिए विद द अप्रूवल ऑफ चेयरमैन या स्पीकर। अंडर द रूल्स राज्यसभा MPs कैन गिव अ रिटन नोटिस टू सस्पेंड ऑल लिस्टेड बिजनेस एंड डिस्कस एन इशू ऑफ इम्पॉर्टेंस द कंट्री इज फेसिंग, ठीक है। तो रूल 267 राज्यसभा में। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ राज्यसभा चेयरपर्सन। 2022 में क्वेश्चन नंबर 20 आया, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पॉलिटी की PT पढ़ते टाइम। द अपोजिशन हैज़ मूव्ड अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द राज्यसभा चेयरपर्सन। तो नो कॉन्फिडेंस का मोशन लाया गया था राज्यसभा के चेयरपर्सन के लिए। एज पर आर्टिकल 64 वाइस प्रेसिडेंट शेल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। तो वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन।
अब अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल रिमूवल प्रोसीजर के बारे में देखते हैं। तो नोटिस पीरियड है, तो 14 दिन का नोटिस पीरियड इज़ गिवन प्रायर टू मूविंग अ रेजोल्यूशन आउटलाइनिंग क्लियर इंटेंशंस। तो रेजोल्यूशन लाने के 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। अब पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन, तो आर्टिकल 67B के हिसाब से वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय राज्यसभा विद अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल ऑफ इट्स मेंबर्स एंड एग्रीड टू बाय लोकसभा विद अ सिंपल मेजॉरिटी। तो क्या बोल रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट को आप ऑफिस से हटा सकते हो यदि राज्यसभा जितने भी उसके मेंबर है उसकी मेजॉरिटी से बिल को पास कर देता है और उसको लोकसभा एग्री कर लेता है विद अ सिंपल मेजॉरिटी। अनलाइक द प्रोविजंस फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई ग्राउंड्स फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए तो ग्राउंड्स लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, बट वाइस प्रेसिडेंट के लिए नहीं लिखे हुए हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज कमर्शियल कोड्स। द गवर्नमेंट इन्वाइटेड कमेंट्स ऑन द ड्राफ्ट कमर्शियल कोड्स अमेंडमेंट बिल 2024 which aimed to provide quicker and specialized adjudication of commercial dispute. अब commercial codes क्या है? It deals with commercial codes arising out of ordinary transaction of merchants, bankers, export or import of merchandise or services, intellectual property rights, etc. कमर्शियल कोड एक्ट 2015 का जो प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमर्शियल कोर्ट्स के लिए, कमर्शियल अपीलिएट कोर्ट के लिए, कमर्शियल अपीलिएट डिवीजन के लिए हाई कोर्ट में। अब ये बनता